कैंपस की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो मैं बायोलॉजी के पहली यूनिट के पहले चैप्टर से आज अपनी क्लास अपन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें सबसे पहला चैप्टर फर्स्ट यूनिट का जो है ना, वो है आवृतबीजी पादपों में जनन, ठीक है। इसको इंग्लिश में अपन बोलेंगे रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मल प्लांट। लिख देता हूं, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मल प्लांट। देखो, इस पार्ट को बेसिकली दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक तो अपन इसमें पढ़ेंगे पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और दूसरी चीज इसमें अपन पढ़ेंगे जनन के बारे में। छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा भी है बेटा कि जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो आपके 12वीं कक्षा के सिलेबस में पादपों में अलैंगिक जनन के बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आप भी पढ़ा होगा और मैं भी बताऊंगा कि इनसेंस ऑफ प्लांट पादपों में अलैंगिक जनन को कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेटा आज जो टॉपिक मैं आपको बता चुका हूं कि चैप्टर फर्स्ट को मैंने दो भागों में बांट दिया। पहला भाग तो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर और दूसरा भाग है जनन, ठीक है। तो आज अपन पुष्प की संरचना वाला टॉपिक पूरी तरह से पढ़ लेंगे और नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लांट्स के अंदर कायिक प्रवर्धन यानी कि अलैंगिक जनन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पुष्प की संरचना, वैसे ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन चूंकि अब अपना लेवल बढ़ गया है तो अपन ना पुष्प की संरचना को उसी हिसाब से पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज आपको मैं और बता देता हूं। देखो बेटा, सबसे जानना आपका जरूरी है पीडी एकांतरण। आपको बताया जाएगा कि पीडी एकांतरण एक्चुअल में होता क्या है। नाम से ही पता चल रहा है आपको, पीढ़ियों का एकांतरण। दरअसल क्या है कि पादपों के जीवन चक्र में दो पीढ़ियां पाई जाती हैं। पहले भी बता चुका हूं कक्षा 11 में। एक तो होती है बेटा युग्मकोद्भिद पीढ़ी, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं गैमीटोफाइट पीढ़ी, और दूसरी होती है बेटा बीजाणुद्भिद पीढ़ी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन स्पोरोफाइट पीढ़ी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुना है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी के अंतर्गत पादप शरीर या पादप का कोई अंग विशेष अगुणित होता है और बीजाणुद्भिद पीढ़ी के अंतर्गत पादप का कोई अंग विशेष द्विगुणित होता है। ये दोनों पीढ़ियां आपको मैंने इसलिए बताई बेटा कि चूंकि अपन एक्चुअल में एंजियोस्पर्मल प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आवृतबीजी पादपों के जीवन चक्र में दोनों ही प्रकार की पीढ़ियां पाई जाती हैं और इन पीढ़ियों का क्रमवार, गौर करना, क्रमवार एकांतरण होता है। यही घटना कहलाती है पीढ़ी एकांतरण। देखो मैं आपको समझाता हूं। आवृतबीजी पादपों का मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद होता है। मुख्य पादप शरीर क्या मतलब हुआ इसका कि पादप के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल सभी द्विगुणित होते हैं, यानी कि आवृतबीजी पादप के विभिन्न भाग
द्विगुणित होते हैं जो बीजाणुद्भिद अथवा स्पोरोफाइटिक पीढ़ी का निरूपण करते हैं। ठीक है, आवृत बीजी पादपों में बीजाणुद्भिद पीढ़ी दीर्घजीवी होती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। युग्मकों के निर्माण के समय इन पादपों में कुछ समय के लिए युग्मकोद्भिद पीढ़ी अथवा गैमीटोफाइटिक पीढ़ी निर्मित होती है। तो मतलब वही हुआ ना कि बीजाणुद्भिद एवं युग्मकोद्भिद पीढ़ियों का क्रमवार एकांतरण होता है। आवृत बीजी पादपों में बीजाणुद्भिद द्विगुणित पीढ़ी, युग्मकोद्भिद अगुणित पीढ़ियों का क्रमवार एकांतरण होना ही पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। ठीक है, तो ये पीढ़ी एकांतरण के बारे में। इसमें एक चीज आपको जाननी है, आवृत बीजी पादपों में बीजाणुद्भिद पीढ़ी दीर्घजीवी होती है, मीन्स लंबे समय के लिए होती है, और युग्मकोद्भिद पीढ़ी अल्पजीवी यानी कि कुछ समय के लिए होती है केवल। एक्चुअल में युग्मकोद्भिद पीढ़ी केवल और केवल युग्मकों के निर्माण के समय आती है। तो जहां तक मैं समझता हूं आप ये समझ गए होंगे। मैंने ये बोला है, एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूं। देखो बेटा, आवृत बीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण वह क्रिया है जिसमें द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी एवं अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ियों का क्रमवार एकांतरण होता है। ठीक है, अच्छा ये भी आपको मैं बता देता हूं कि आवृत बीजी पादपों में बीजाणुद्भिद पीढ़ी लंबे समय तक चलती है यानी कि दीर्घजीवी होती है। क्यों होती है दीर्घजीवी? क्योंकि उसमें मुख्य पादप शरीर स्पोरोफाइटिक होता है यानी कि द्विगुणित होता है। ठीक है, लेकिन युग्मकों के निर्माण के समय, केवल और केवल युग्मकों के निर्माण के समय इन पादपों में युग्मकोद्भिद पीढ़ी आ जाती है जो कि अगुणित होती है और वापस युग्मकों के संलयन से द्विगुणित अवस्था स्थापित हो जाती है। तो समझ में आ गया होगा कि क्रमवार एकांतरण किसका? बीजाणुद्भिद एवं युग्मकोद्भिद पीढ़ियों का। राइट, चलिए अब आपको सीधे अपने टॉपिक पे ले चलते हैं। बता चुका हूं कि छोटी कक्षाओं से आप कई बार पढ़ चुके हैं। हेडिंग मैंने आपके सामने लिख दिया बेटा, पुष्प की संरचना। अब देखो, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना। देखो, मान के चलिए कि ये आपके सामने मैंने एक फूल बना दिया, मान लो। ठीक है, सबसे पहली बात तो अपन इस चीज को पढ़ेंगे कि यदि अपन को पुष्प के विभिन्न भागों का अध्ययन करना है तो अपन इस पुष्प को किस प्रकार से काटें। ठीक है ना, देखो ध्यान से देखो, यदि अपन इस पुष्प को इस प्रकार से काटते हैं यानी कि इसको बोलते हैं टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट। और एक बेटा इसको यूं काटे अपन खड़ा, उसको अपन बोलेंगे एलएस। इस प्रकार से काटेंगे। जैसे मान के चलो ये मेरा हाथ है, मीन्स इसको फुल मानो। एक तो मैं इसको यूं काट रहा हूं और एक इसको मैं यूं खड़ा काट रहा हूं। तो मेरे हिसाब से आप सोच ही सकते हैं कि यदि आपको पुष्प के भीतरी भागों का अध्ययन करना है तो आप टीएस नहीं बल्कि एलएस के द्वारा पुष्प के भीतरी भागों का अध्ययन कर पाएंगे। जैसे कि देखो, मैंने इस पुष्प को यूं खड़ा काट दिया। अब आपको पुष्प के अंदर के सभी भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। तो एक लाइन में मैं पूरी बात कह देता हूं, उसके बाद अपन डायरेक्टली संरचना पे आ जाएंगे। छोटी सी बात कि यदि आपको पुष्प की आंतरिक संरचना या पुष्प के विभिन्न भागों की संरचना का अध्ययन करना है तो आपको कौन सी काट काटनी पड़ेगी? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी कि अनुदैर्ध्य काट। क्लियर? आगे चलिए, अब आइए आप डायरेक्टली पुष्प की संरचना पे। देखो, एक चित्र बना रहा हूं मैं आपके सामने।
इसे आप पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का डायग्राम भी कह सकते हैं। ये बना दिया बेटा मैंने, है ना। आप भी, आपको सीट में बना मिलेगा, आप इसकी प्रैक्टिस भी करें घर पे, क्योंकि कई बार ये पेपर में बड़ा प्रश्न बन के आ जाता है कि आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया हेतु रूपांतरित प्ररोह क्या है, उसका संरचना का वर्णन कीजिए। तो आप देखें, ये मैंने आपके सामने चित्र बना दिया। अब मैं इसमें नाम लिख देता हूं बेटा। देखो, ये तो हो गया पुष्पासन। इस वाले भाग को बोलते हैं पुष्प वृंत। इसको भी कह सकते हैं पुष्पासन, या फिर इस वाले भाग को पुष्पासन, यही मानो आप। ये बाह्य दल हो गया। बाह्य दल के बाद ये दल, ये पुंकेसर, ये स्त्रीकेसर। और अब आप ध्यान से सुनना, ये आपके सामने पुष्प की संरचना का डायग्राम संक्षेप में रफली मैंने बना दिया। अब आप ध्यानपूर्वक सुने, बिल्कुल ध्यान से। कोई भी बात समझ में नहीं आए तो बाद में बताना मुझे। देखो, पुष्प इस वृंत के द्वारा आधार से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये पुष्प वृंत हो गया। पुष्प का वृंत मतलब पुष्प का वृंत जिसके द्वारा संपूर्ण पुष्प आधार से जुड़ा होता है, उसे पुष्प वृंत कहते हैं। आगे चलिए। पुष्प वृंत का ऊपरी फूला हुआ भाग, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पुष्पासन कहलाता है, पुष्प का आसन। इसी पुष्पासन के ऊपर पुष्प के समस्त चक्र अथवा भाग उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो एक बार यह सारे भागों को आपके सामने मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। मैंने क्या बोला, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए, प्रत्येक पुष्प एक लंबे पतले तंतुनुमा पुष्प वृंत के द्वारा आधार से जुड़ा रहता है। पुष्प वृंत का ऊपरी फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है, और इसी पुष्पासन पर पुष्प के समस्त चक्र अथवा भाग उपस्थित होते हैं। राइट है। आगे चलिए, अब चक्रों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे बाह्य दलपुंज, पहला चक्र। दूसरा भाग अपन लिखेंगे दलपुंज। तीसरा भाग अपन लिखेंगे पुमंग, और चौथा भाग अपन लिखेंगे जायांग। बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो ना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि चित्र में तो मैंने बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर लिखा है, और हेडिंग्स में बेटा मैंने बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग लिखा है। एक ही बात है, लेकिन देखो, ये जब मैंने चित्र बनाया है तो केवल एक बाह्य दल को बताया है, इसलिए मैंने सिर्फ बाह्य दल लिखा है। जबकि जो पुष्प होता है उसमें बाह्य दल बहुत सारे होते हैं, और उन बहुत सारे बाह्य दलों के समूह को बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्लियर है। ऐसे ही बेटा दल का हिसाब किताब है। अपन ने यहां पे इंडिकेट किया है केवल एक दल को, पर बेटा दलों के समूह को दलपुंज कहते हैं। एज वेल एज, ध्यान से सुनना, तीसरा पुमंग लिखा है मैंने, और यहां पे लिखा है बेटा मैंने पुंकेसर। तो बेटा ध्यान से सुनो, पुष्प में उपस्थित एकल सदस्य को पुंकेसर कहते हैं, और पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहा जाता है। वैसे आपको मैं बता रहा हूं, ये दोनों शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं, पुंकेसर और पुमंग। यदि आपसे मैं क्लास में पूछता कि बताओ बेटा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मुझे नहीं लगता कि आप बता भी पाए। आप या तो यूं बोलते कि दोनों एक ही बात है, क्योंकि आपको कभी 10वीं तक सिखाया नहीं गया, या आप ये बोलते कि ये भी कोई पूछने की बात है।
पर दरअसल पूछने की बात भी है और एक भी नहीं है। तो आज आप ये डिफरेंस समझ लीजिए कि पुंकेसर तो बेटा एकल सदस्य होता है और पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। ऐसे कि ऐसे ही स्त्रीकेसर और जायांग का मामला है। ध्यान से सुने, स्त्रीकेसर तो बेटा अकेला सदस्य होता है। स्त्रीकेसर का पर्यायवाची नाम होता है अंडप। तो स्त्रीकेसर या अंडपों के समूह को जायांग कहते हैं। मैं जहां तक समझता हूं अब आपके समझ में आ गया होगा कि पुष्प के पुष्पासन पर पुष्प के समस्त चक्र यानी कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग एवं जायांग चारों उपस्थित होते हैं। क्लियर है? अब अपन इन चारों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहला भाग मैंने लिख दिया बाह्य दलपुंज, और ध्यान से सुनना तभी समझ में बैठेगा। हेडिंग नंबर फर्स्ट, कैसे बोलेंगे इसको सुनिए आप। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये तो देखो मैंने पुष्पासन बना रखा है और पुष्पासन के बाहर ये बाह्य दल है एक, है ना। तो अपन ने हेडिंग लिखा है बाह्य दल पुंज। अब इसमें अपन को क्या क्या लिखना है वो सुन लो ध्यान से और सुनना। देखिए, यह पुष्पासन पर उपस्थित पुष्प का बाह्यतम चक्र है, सबसे बाहर ये है। इसके एकल सदस्य को बाह्य दल कहते हैं। अब इसकी विशेषता बता देंगे कि ये प्राय हरे होते हैं, अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तथा कलिकावस्था में पुष्प के विभिन्न भागों की सुरक्षा, पुष्प के आंतरिक भागों की सुरक्षा बाह्य दल पुंज द्वारा की जाती है। ये बाह्य दल पुंज खत्म हो गया। हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो बेटा कि कलिकावस्था क्या होती है, तो आप गौर कर लें। कलिकावस्था का मतलब होता है पुष्प की प्रारंभिक अवस्था, जब पुष्प खिला हुआ नहीं हो। अब गौर करो ना, मेरे इस हाथ को फूल मानो, तो अब देखो ये खिला हुआ नहीं है, देख सकते हैं आप। अब आप इसके चारों तरफ सबसे बाहर की ओर क्या देखेंगे? केवल बाह्य दल पुंज। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या बाह्य दल पुंज के द्वारा पुष्प के आंतरिक भागों की सुरक्षा नहीं हो रही? हो रही है ना। तो ये बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, मैं बता रहा हूं। देखिए, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पुष्पासन पर उपस्थित पुष्प के बाह्यतम चक्र को बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसका एकल सदस्य बाह्य दल कहलाता है। ये प्राय हरे रंग के होते हैं, अतः प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और एक बात इसमें और जोड़ देना कि कलिकावस्था में पुष्प के विभिन्न भीतरी भागों की सुरक्षा बाह्य दल पुंज के द्वारा की जाती है। तो अपना बेटा एक टॉपिक खत्म हो गया, बाह्य दल पुंज, पुष्प का पहला भाग। अब अपन दूसरे भाग पे आ गए। क्या लिखा हुआ है दूसरा भाग बोर्ड पे? दल, लेकिन अपन इसको समूह के रूप में लिख देंगे। आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि चित्र में तो मैंने सिंगल सदस्यों को लिखा है और हेडिंग्स में बेटा मैं समूहों को लिख रहा हूं। तो उसका भी एक कारण है कि ऐसा कोई पुष्प नहीं होता जिसमें केवल एक बाह्य दल हो या एक दल हो या एक पुंकेसर हो। तो आप जब भी हेडिंग्स लिखें तो समूह में ही लिखें, ज्यादा बेटर रहेगा। एक और बात कह रहा हूं, अपवादों को छोड़ देना। मान लो संसार के 100% पुष्पों में से कोई एक पुष्प ऐसा है जिसमें केवल एक ही बाह्य दल है और आप मुझे बताने लगे। अपन ना मेजॉरिटी के साथ चल रहे हैं। आगे देखिए, दलपुंज में आप क्या लिखेंगे बोर्ड पे देखिए और आ जाइए। देखो, इसका काम तो अपन खत्म कर ही चुके बाह्य दलपुंज का। अब आ गए अपन दूसरे भाग पे। तो कैसे बोलेंगे? पुष्पासन पर उपस्थित पुष्प के दूसरे चक्र को पुमंग कहते, सॉरी दलपुंज कहते हैं। वापस बोल देता हूं, पुष्पासन पर उपस्थित पुष्प के दूसरे चक्र को दलपुंज कहते हैं। फिर वही कह दीजिए, इसके
एकल सदस्य को दल कहते हैं। हो गया काम, आगे चलिए। ये प्राय चटकीले एवं गहरे रंगों वाले होते हैं, अतः कीटों और पक्षियों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं। ये इनका काम हो गया। एक और बात आपको कह देता हूं, दलपुंज को ही अपन अपनी आम बोलचाल की भाषा में पंखुड़ी कहते हैं। तो कहीं आप ये सोचें कि साहब पुष्प में तो पंखुड़ी होती है, एक्चुअल में बायोलॉजी की लैंग्वेज में उसी पंखुड़ी को अपन दल या दलपुंज कहते हैं। तो बेटा दो भाग पढ़ चुके अपन, एक तो बाह्य दलपुंज और दूसरा दलपुंज। ठीक है, अब इसके बाद आपको ना पैराग्राफ बदल के एक चीज स्पष्ट रूप से कहनी है, क्योंकि वो चीज कई बार कंपटीशनों में पूछी जाती है। तो आप सुन लें। देखो बेटा, बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज का चूंकि लैंगिक जनन की क्रिया में कोई योगदान नहीं होता, अतः इन दोनों चक्रों को सम्मिलित रूप से सहायक चक्र बोलेंगे, क्योंकि इनका जनन में कोई योगदान नहीं है। ये बंध्य होते हैं, क्योंकि न तो इनमें परागण वगैरह कुछ नहीं बनते इनका। आप तो सिंपली यूं बोल दो कि चूंकि बाह्य दलपुंज का और दलपुंज का लैंगिक जनन की क्रिया में कोई योगदान नहीं होता, अतः इन दोनों चक्रों को सम्मिलित रूप से सहायक चक्र कहते हैं। तो यहां पर ये दोनों चक्रों की कहानी खत्म हो जाएगी। अब आगे आते हैं बेटा, ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे अब आगे भी बढ़ना है। देखिए, अब आप एक चक्र पढ़ चुके बाह्य दलपुंज, दूसरा चक्र पढ़ चुके दलपुंज। अब अपन तीसरे चक्र पे आ गए, और तीसरे चक्र का हेडिंग अपन क्या लिखेंगे बेटा? पुमंग। ठीक है, यहां आपको समझाने के लिए मैंने पुमंग का एक चित्र बना दिया, पुंकेसर का, ये ले लिया। गौर करना, क्योंकि अगले दोनों भाग थोड़े से टिपिकल हैं। ठीक है, देखिए पहले तो इसकी संरचना देख लो। ये जो आपको लंबा पतला तंतुनुमा दिख रहा है, इसको तो बोलते हैं बेटा पुतंतु, पुंतंतु कह दो। ये ऊपर वाला हिसाब किताब कहलाता है परागकोश। और बेटा परागकोश का निर्माण दो परागपालियों से होता है। परागपाली एक ये रही और एक ये रही, और बेटा दोनों परागपालियां योजी नामक संयोजी ऊतक द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। देखो अब, एक परागपाली ये रही, एक परागपाली ये रही, और दोनों आपस में जुड़ी हुई है, योजी के द्वारा, संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो ये इसकी संरचना। एक और बात कर देता हूं, इसी ये जो परागकोश लिखा ना, इसी परागकोश के भीतर परागकण या लघु बीजाणु बनते हैं, याद रखना। अब देखो, आप समझ सकते हैं कि ये चित्र आपके सामने मैंने किसका बनाया है बेटा? पुंकेसर का। किसका बनाया है? पुंकेसर का। एक और बात, इसी का दूसरा नाम है लघु बीजाणु पर्ण। तो अब जो मैंने ये सारी बात आपको बताई है, तीसरे भाग में इन सब को मैं मिला देता हूं, तो एकदम इसके बारे में पूरा हो जाएगा। तो बेटा आपने हेडिंग नंबर तीसरा कौन सा लिखा? पुमंग। ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं, सब बच्चे देखो इधर। पुमंग यह पुष्पासन पर उपस्थित पुष्प का तीसरा चक्र है। इसके एकल सदस्य को पुंकेसर कहते हैं। यह पुष्प में नर जनन अंग की तरह काम करता है। प्रत्येक पुंकेसर एक लघु बीजाणु पर्ण होता है। इतना लिखेंगे। उसके बाद अब इस संरचना पे आ जाएंगे कि प्रत्येक पुंकेसर में एक पुंतंतु पाया जाता है, लंबा पतला तंतुनुमा। पुंतंतु के शीर्ष पर परागकोश होते हैं। परागकोश का निर्माण दो परागपालियों से होता है। परागकोश की दोनों परागपालियां योजी नामक संयोजी ऊतक द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं।
ये नाम लिख देता हूं मैं इसका, योजी है। एक और बात आपको इसमें कहनी है, पराग कोश की पराग पालियों में लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये पुमंग अथवा पुंकेसर के बारे में कह दिया। अब अपन बेटा चौथे हेडिंग पे आ गए, और चौथा हेडिंग अपन क्या लिखेंगे, जायांग। और ये जायांग का चित्र है, देखो ये जायांग का डायग्राम बना दिया। ठीक है ना। अब इसके भागों के नाम देख लो। ये तो हो गया वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, इस वाले भाग को अपन क्या बोलेंगे, वर्तिका। और ये हो गया इसका अंडाशय। और बेटा अंडाशय के भीतर क्या पाए जाते हैं, बीजांड। यहां मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपको उसका आंसर नहीं पता। देखो इधर आपके सामने मैंने ये चित्र बनाया है, चलो मैं यहां बना देता हूं, ये बना दिया, ये मैंने अंडाशय बना दिया, और ये मैंने इसके भीतर बीजांड बना दिए। एक छोटा सा प्रश्न बताइए कि किसी पुष्प में कितने बीजांड होते हैं। तो जनरली जब मैं बच्चों से पूछता हूं तो वो मुझे बताते हैं कि 2 होते हैं सर। एक्चुअल में ये बनाने के लिए ऐसे बना देते हैं कि एक बीजांड और दूसरा बीजांड, पर ऐसा नहीं है। आप ये भी तो सोचो कि निषेचन की क्रिया के पश्चात बीजांड से बीज बनता है। तो क्या संसार के सभी फलों में 2 ही बीज होते हैं, नहीं होते। आप पपीते का एग्जाम्पल लो, एकदम बहुत सारे बीज होते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी फल हैं जिनके अंदर केवल एक बीज होता है। तो बेटा इनकी संख्या 1 से लेके और अनंत तक कुछ भी हो सकती है। आप जनरली इन 2 चित्र में इन दोनों बीजांडों को देख के एक पल में कह देते हैं कि बीजांड की संख्या 2 है, लेकिन ये गलत है। और आपको ये 2 शब्द ऑप्शन में भी मिलेगा और आप गलत करेंगे। इसलिए आप गौर करें कि यदि आपसे पूछा जाए कि किसी पुष्प के नाम नहीं दे रखा हो पुष्प का, जैसे कोई पर्टिकुलर नाम हो तो बात ही अलग है, पर जनरल वे में यदि आपसे पूछें कि किसी पुष्प के अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 1 से लेके अनंत तक कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, आइए अपने टॉपिक पे। तो अपन भाग नंबर 4 पढ़ रहे हैं पुष्प का। आपके सामने डायग्राम मैंने बना दिया, शुरुआत यहां से करते हैं। पुष्पासन पर उपस्थित पुष्प का सबसे भीतरी चक्र जायांग कहलाता है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। यह पुष्प में मादा जननांग की तरह काम करता है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, जायांग के एकल सदस्य को स्त्री केसर या अंडक कहते हैं। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं, और ये भी मैं बता चुका हूं कि ये मादा जनन अंग की तरह काम करता है। हो गया काम। अब इस संरचना पे आ जाओ। प्रत्येक स्त्री केसर या अंडक का आधारी फूला हुआ भाग, बोर्ड पे लिखा हुआ है, अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। यही एक छोटी सी बात मैं जोड़ रहा हूं कि निषेचन के पश्चात अंडाशय फल का निर्माण करता है और बीजांड बीज के रूप में बदलता है। ठीक है, आगे चलिए। अंडाशय हो गया, बीजांड हो गया। अंडाशय के ठीक ऊपर लंबी पतली नलिकाकार वर्तिका पाई जाती है, और बेटा वर्तिका के शीर्ष पर प्राय द्विपालित, देख सकते हैं आप चित्र में, देखो यहां देखो, एक पाली और दूसरी पाली, द्विपालित वर्तिकाग्र उपस्थित होती है। ठीक है, तो मैंने पुष्प के बाद वाले दोनों भागों को खत्म कर दिया, पर अब आप गौर करें, 2 लास्ट वाले भाग अपन ने कौन से पढ़े बेटा, एक तो पढ़ा पुमंग और दूसरा पढ़ा जायांग। आपको मैं ये भी बता चुका हूं कि जो पुमंग होता है वो पुष्प में नर जननांग की तरह, और जायांग जो होता है
वो मादा जनन अंग की तरह काम करता है। क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो, कई बार, बहुत बार कंपटीशनों में आ चुका है कि पुष्प के कौन से दो भाग लैंगिक जनन की क्रिया में योगदान करते हैं। तो आप ना पुमंग या जायांग दोनों आ गए, या पुंकेसर और स्त्री केसर, क्योंकि पुंकेसर तो नरजननांग है और स्त्री केसर या अंडप मादा जननांग है, इनको बोल देंगे। तो अब आप ध्यान से सुने कि चूंकि पुंकेसर और स्त्री केसर का लैंगिक जनन की क्रिया में योगदान होता है, अतः इन दोनों चक्रों को सम्मिलित रूप से जनन आवश्यक चक्र कहते हैं। ठीक है? यहां पर एक छोटी सी बात आपको और अपने सिलेबस में दे रखी है, तो पुष्प मैंने बना रखा है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं। पूर्ण और अपूर्ण पुष्प बहुत सिंपल है। देखो बेटा, नाम से पता चल रहा है, पूर्ण पुष्प वह पुष्प होता है जिसमें पुष्प के समस्त चक्र, चक्र कौन से, जैसे कि बेटा बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर उपस्थित हों, उसको तो अपन बोलेंगे पूर्ण पुष्प। और वे पुष्प जिनमें कोई भी चक्र अनुपस्थित हो जाए, जैसे कि मान लो किसी पुष्प में पुंकेसर नहीं है या किसी पुष्प में स्त्री केसर नहीं है। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि वे पुष्प जो एकलिंगी होते हैं, एकलिंगी से मतलब समझ गए कि या तो उनमें नरजननांग के रूप में पुंकेसर होता है, मादा जननांग होता ही नहीं है, या उल्टा बोल लो कि जिनमें मादा जननांग के रूप में स्त्री केसर होता है, पुंकेसर नहीं होता, तो वो बेटा अपूर्ण पुष्पों की श्रेणी में आ गए। तो एक एक लाइन में ये बता देता हूं। पूर्ण पुष्प वह पुष्प होता है जिसमें पुष्प के समस्त भाग अथवा चक्र उपस्थित होते हैं, जबकि अपूर्ण पुष्प वह पुष्प होता है जिसमें पुष्प के विभिन्न चक्रों में से कोई भी चक्र अनुपस्थित होता है। क्लियर? तो ये आपके सामने मैंने पुष्प की संरचना, ठीक है, और पुष्प की संरचना के अंतर्गत आने वाले भाग, पूर्ण और अपूर्ण पुष्प के बारे में, और पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, ये सारी चीज आपको मैंने बताई। अब मैं समझता हूं एक बार ये थोड़ा सा पुष्प की संरचना में जल्दी जल्दी रिवाइज कर देता हूं। ठीक है? ध्यान से सुनना। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, चूंकि आपका ये टॉपिक पढ़ा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से बोलूंगा। तो सब बोर्ड पे देखें। देखिए, प्रत्येक पुष्प पुष्प वृंत के द्वारा आधार से जुड़ा रहता है। पुष्प वृंत का ऊपरी फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है और इसी पुष्पासन के ऊपर पुष्प के समस्त भाग अथवा चक्र उपस्थित होते हैं। ठीक है? अब एक एक करके अपन चारों भागों को पढ़ेंगे। सबसे पहला भाग है बाह्य दल पुंज। बहुत सरल। पुष्पासन पर उपस्थित पुष्प के बाह्यतम चक्र को बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसके एकल सदस्य को बाह्य दल कहते हैं। ये प्राय हरे होते हैं, अतः प्रकाश संश्लेषण करते हैं। साथ ही कलिकावस्था में पुष्प के आंतरिक भागों की सुरक्षा भी बाह्य दल पुंज द्वारा की जाती है। पहली बात खत्म। दूसरी पे आ गए, दल पुंज। कैसे बोलोगे? मैं बोल रहा हूं। पुष्पासन पर उपस्थित पुष्प के दूसरे चक्र को दल पुंज कहते हैं। इसका एकल सदस्य दल कहलाता है। ये प्राय चटकीले और गहरे रंगों वाले होते हैं, इसीलिए ये परागण हेतु कीटों और पक्षियों को आकर्षित करते हैं। खत्म। तीसरी बात पे आइए। तीसरा चक्र अपन ने पढ़ा पुमंग। ठीक है? पुमंग में मैंने क्या बोला सुन लीजिए। पुष्पासन पर उपस्थित पुष्प के तीसरे चक्र को पुमंग कहते हैं। इसका एकल सदस्य पुंकेसर कहलाता है। यह पुष्प में नरजननांग की तरह कार्य करता है। प्रत्येक पुंकेसर एक लघु बीजाणु पर्ण होता है। आगे चलिए।
प्रत्येक पुंकेसर में एक लंबी पतली तंतुनुमा रचना पाई जाती है जिसे पुंतंतु कहते हैं। पुंतंतु के शीर्ष पर परागकोश होते हैं। प्रत्येक प्रत्येक क्या परागकोशी कह दो, परागकोश में दो परागपालियां होती हैं। परागकोश की दोनों परागपालियां योजी नामक कनेक्टिव टिश्यू द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं और परागकोशों के भीतर परागकणों का निर्माण होता है। यहां एक छोटी चीज और मैं बता देता हूं, सिमिलर वर्ड देखो, ये मैंने लिखा बेटा पुंकेसर, बोर्ड पे देख के बताना, पुंकेसर का मैंने दूसरा नाम क्या लिया, लघु बीजाणु पर्ण, ये लिख दिया लघु बीजाणु पर्ण। ठीक है, आगे चलिए। पुंकेसर के शीर्ष पर क्या पाए जाते हैं, परागकोश। तो परागकोश को अपन क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु धानी। और बेटा परागकोशों में क्या बनते हैं, परागकण। तो परागकण को अपन क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु। तो ये सिमिलर वर्ड हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे कि भाई पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण, परागकोश को लघु बीजाणु धानी और परागकणों को लघु बीजाणु कह सकते हैं। आइए चौथे भाग पे आ जाओ। चौथा भाग क्या है बेटा, जायांग। ये पूरा का पूरा सुनिए, इसके बारे में क्या बोलेंगे। देखो, यह पुष्पासन पर उपस्थित पुष्प का सबसे भीतरी चक्र है। इसके एकल सदस्य को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं और प्रत्येक स्त्री केसर या अंडप, जैसे बेटा अपन ने पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण बोला, ऐसे ही अपन स्त्री केसर या अंडप को गुरु बीजाणु पर्ण कह सकते हैं। गुरु बीजाणु पर्ण में गुरु बीजाणु धानी होगी और गुरु बीजाणु धानी के भीतर गुरु बीजाणु बनेंगे। आगे अगले इसी यूनिट के अगले चैप्टरों में अपन पढ़ेंगे, आपके सब समझ में आएगा। अभी फिलहाल देखिए, आप बोलेंगे कि प्रत्येक स्त्री केसर या अंडप का आधारी फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय के ऊपर उपस्थित लंबी पतली नलिकाकार रचना वर्तिका कहलाती है और वर्तिका के शीर्ष पर वर्तिकाग्र उपस्थित होता है। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब वो दो लाइन आपको जो मैंने पहले बीच में बताई थी, अब अलग करके कह देता हूं, ध्यान से सुने। देखिए, मैंने ये बोला था कि यद्यपि बाह्य दल और दल दोनों भागों का लैंगिक जनन की क्रिया में कोई योगदान नहीं होता, अतः इन दोनों चक्रों को सम्मिलित रूप से सहायक चक्र बोलेंगे तथा पुंकेसर और स्त्रीकेसर या पुमंग और जयांग का लैंगिक जनन की क्रिया में योगदान होता है, अतः इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, जनन आवश्यक चक्र। ठीक है ना, तो ये पुष्प की स्ट्रक्चर पूरी खत्म हो गई।